हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले यूनिट्स एंड मेजरमेंट में तीन अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जो है मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, जिसमें हम ट्रायंगुलेशन मेथड और पैरेलैक्स मेथड को पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम आज थोड़ा सा जना बड़ा टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो थोड़े सावधानी से इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा और बढ़िया तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। रही बात नोट्स की, तो नोट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने साथियों से भी कह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो आप लगातार डाल रहा हूँ, तो वो आपको मिलता रहेगा और आप आपकी पढ़ाई को बढ़ा सकेंगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर 5th, जिसमें हम इन तीनों टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट, लेक्चर 5th, इसका मतलब मैंने 4 लेक्चर ऑलरेडी आपको डिलीवर कर दिए। क्या आपने देख लिए? नहीं देखे तो उसे जरूर देखें, क्योंकि उनको देख लेंगे तो ये चैप्टर्स जो आगे के हैं वो अच्छे से समझ में आने लगेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दी हुई है। सो स्टूडेंट, देखते हैं हम मेजरमेंट ऑफ मास, क्योंकि हमने इस बात को तो पढ़ा है कि मास को केजी में मेजर किया जाता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया है एसआई सिस्टम में। लेकिन क्या हम और भी कुछ यूनिट्स देखते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल यूनिट्स के आसपास होती है, या जो हमारी लाइफ के कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है, सो पता लगती है। तो देखिए, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। किसी सब्सटेंस में, देखिए मतलब क्या है, कोई भी हमको सब्सटेंस दिया, उसके अंदर जो क्वांटिटी प्रेजेंट है, जैसे पेन है, ये एक प्रकार का सब्सटेंस है, इसमें प्लास्टिक जितना जितना सब्सटेंस है वही इसका क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। तो द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास। द मास डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड पोजिशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस। स्पेस में किसी बॉडी के मास, बॉडी का जो मास होता है वो किन किन पर डिपेंड नहीं करता, ना तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ना प्रेशर पे, ना पोजीशन पे। तो ऑब्वियसली ये तीन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। ये कैसा हमारा यूनिट है? मास को हम तीन प्रकार से क्लासिफाई कर रहे हैं यहाँ पे: एटॉमिक मास यूनिट, लार्जर मासेस एंड चंद्रशेखर लिमिट। अब यहाँ देखिए, कंटिन्यूस में कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं। मैंने पहले एटॉमिक मास यूनिट दिखा, ये सबसे छोटी यूनिट है मास के हमारे पास। तो A1 AM इक्वल टू 1.66 10⁻27। ये क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। तो एक छोटी यूनिट एटॉमिक मास यूनिट हमें याद रखना है कि उसकी वैल्यू 1.66 × 10⁻27। लेकिन लार्ज मासेस हम देखते हैं, जैसे ट्रेन में माल लोड होता है तो वो क्विंटल में और मीट्रिक टन में लोड होता है। तो देखिए, 1 क्विंटल, हम गेहूँ कहते हैं कि गेहूँ हमने भर लिए 5 क्विंटल या 3 क्विंटल या 2 क्विंटल, तो 2 क्विंटल है ना 200 किलो, मतलब 1 क्विंटल में हमारे पास कितने 100 kg आता है। लेकिन ट्रेन में जब लोड होगा तो मीट्रिक टन में लोड होगा, और वो उस मालगाड़ी में लोड हो रहा है 1 मीट्रिक टन, यानी हम 1000 kg को काउंट करते हैं। यानी 10 क्विंटल हम जब माल भर देंगे उसमें तो उसको कहलाएगा 1 मीट्रिक टन। जैसे आप कभी देखना क्यूरियोसिटी से कि जब हम ट्रेन के वैगन को देखते हैं तो हमारी जनरली ध्यान नहीं जाता, लेकिन हम देखेंगे तो उसके ऊपर 55 मीट्रिक टन, 60 मीट्रिक टन ऐसा लिखा होता है। मतलब 1000 kg 60 टाइम्स तक उसमें रखा जा सकता है, उतना लोड वो लेकर आगे जा सकता है। दूसरा है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट जो होती है मास की बड़ी लिमिट है, उसको सन से कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है, प्लैनेट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो प्लैनेट्स के अंदर जो मास होता है वो कोई हम छोटे मास के रूप में तो कंपेयर नहीं कर सकते, 25 किलो, 50 किलो या क्विंटल या 2 क्विंटल या मीट्रिक टन, तो उसको चंद्रशेखर लिमिट से काउंट करते हैं। जैसे 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन। यहाँ पे सबसे जो कंपेरेटिव के लिए सबसे पॉइंट किसको लिया गया है? सन के मास को। सन के मास जितना है उससे ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है वो CSL डिसाइड कर देगी, कितना कम है वो भी इससे डिसाइड हो जाएगा। तो 1 CSL इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन। सो स्टूडेंट्स, ये हमने मास की यूनिट देख ली। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ, हमें ये लेंथ को भी देखना है स्टूडेंट्स की। तो किस तरह से हम इसको देखेंगे? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड लेंथ। स्पेस कहीं भी लिया जाए, उसमें 2 पॉइंट्स ले, तो 2 पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होती है वही हमारी क्या होती है? वो 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हमारी क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है। तो स्पेस में कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, उनके बीच की डिस्टेंस है, वही क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है। लेंथ को हम यहाँ से क्लासीफाई कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस एंड मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, कि हम स्मॉल डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। तो स्मॉल डिस्टेंस लाइक साइज ऑफ एटम, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी मेजर बाय एनी एपरेटस लाइक वर्नियर एंड स्क्रू गेज। तो देखिए, स्क्रू गेज वगैरह से हम यूज़ करें वर्नियर से, तो वर्नियर से हम रेडियस ले सकते हैं अप टू 2 डेसिमल डिस्टेंस तक, जैसे 1.32। स्केल से लेंगे तो 1.3, वर्नियर से लेंगे तो 1.32, डेसिमल के 2 स्पेस कवर हो रहा है। और यदि हम स्क्रू गेज से लेते हैं तो डेसिमल के 3 स्पेस कवर करता है, 1.326। तो यहाँ आपने देखा कि स्क्रू गेज ज़्यादा एक्यूरेटली उसको मेजर कर रहा है, वर्नियर उससे थोड़ा कम और स्केल उससे कम। लेकिन स्टूडेंट्स, जो साइज ऑफ एटम है
और रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये तो इतने छोटे हैं क्योंकि हम एटम्स को नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, तो फिर उसकी रेडियस और उसके साइज को कैसे देखेंगे? तो उसको देखने के लिए हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो उनको हमें यूज़ करना है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप के द्वारा उनको हम देख सकते हैं और उनका मेजरमेंट ले सकते हैं। विजिबल रेंज इज बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। हमारी ये विजिबिलिटी रेंज है स्टूडेंट्स। हम इतने एंगस्ट्रॉम से लेके इतने एंगस्ट्रॉम तक के जो ऑब्जेक्ट को देखना हो तो उसके लिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे। जो पार्टिकल साइज जिसका 10⁻⁻⁶ मीटर तक हो सकता है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं किसके द्वारा? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। देखिए, मेरे को जो खास बात बताना होती है मैं उसको रेड में आपके सामने या दूसरे कलर में यूज़ कर देता हूँ जनरल। तो यहाँ मैंने नाम लिख दिया ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ये किस रेंज तक मेज़र कर लेता है? 10⁻⁻⁶ मीटर तक मेज़र कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने लेंथ की कौन सी स्मॉल डिस्टेंस को या स्मॉल लेंथ को जो है हमने मेज़र करने के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस कैसे करते हैं। तो देखिए, लार्ज डिस्टेंस क्या होती है? ये मेथड जनरली ट्रिग्नोमेट्री में आपने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा था 9th और 10th में, वो उसकी हेल्प करेगा। यदि आपने उसको अच्छे से किया है तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो ट्रायंगुलर मेथड, तो ट्रायंगुलेशन मेथड में क्या होता है? दिस मेथड इज यूज टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ हिल, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग पॉइंट्स लाइक रिवर विड्थ। दो रिवर काफ़ी चौड़ी है, उसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना, तो कैसे करेंगे? मेजरमेंट से वहाँ कोई मीटर या टेप लेकर तो जाएंगे नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे इस मेथड को यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड, देखिए, इन दिस मेथड एंड apparatus be used as second, it is useful for measure angle of elevation। देखिए, यहाँ पे सेकंड नाम का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज़ होता है जो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल के देता है। क्योंकि जब तक आप एंगल नहीं निकालेंगे हम लॉन्ग हाइट या लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो पहले तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट सेकंड को इस्तेमाल करेंगे और उससे हम एंगल को निकाल लेंगे। अब एंगल निकाल लिया स्टूडेंट। देखिए, अब जैसे मैंने एक टावर बनाया है, देखा होगा आपने, खेतों में लगा होता है टावर, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए 132 kVA की जो सप्लाई लाइन जाती है इस प्रकार के टावर से जाती है। तो इसकी लेंथ हम निकालना तो उसके ऊपर चढ़ के थोड़ी निकाल सकते हैं। तो हम किस मेथड से निकाल रहे हैं? देखिए, सेकंड मेथड से हमने उसका एंगल निकाल लिया किसी अर्थ के पॉइंट पे, फिर उस पॉइंट पे उस टावर से उसकी डिस्टेंस को निकाल लिया और उसकी हाइट को हमने मान लिया h, और ये डिस्टेंस हमने मेजर कर ली। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कैसे निकालेंगे। तो आपको याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम हाइट एंड डिस्टेंस में देखते थे कि जनरली हम जब हाइपोटेनस हमें नहीं मिलता था तो हाइपोटेनस नहीं मिलने की कंडीशन में हम बेस और हाइट को यूज़ करते थे और टेन थीटा का यूज़ करते थे। तो हम यहाँ टेन थीटा को यूज़ करते हैं। देखिए, टेन थीटा इक्वल टू P/B। अब देखिए, टेन थीटा हमारे पास है ऑलरेडी, थीटा की वैल्यू हमारे पास सेकंड नाम के इंस्ट्रूमेंट से मिल गई है। P परपेंडिकुलर कौन है? AB। देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल में, कहाँ है? एंगल के सामने ठीक परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। बेस ठीक नीचे दिख रहा है हमको क्योंकि हाइपोटेनस तिरछी होती है। तो यहाँ पर बेस क्या दिख रहा है आपको? बेस दिख रहा है BC। तो मैं यहाँ BC ले लूँगा इसको, ये BC। अब आप देखें, टेन थीटा इक्वल टू AB की वैल्यू क्या दिख रही? H, और BC की वैल्यू क्या दिख रही? X। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? मुझे क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करना है। तो मुझे हाइट फाइंड करने के लिए इसके अपॉन में 1 लेना पड़ेगा। मैं यदि इंटू करूँ तो H इक्वल टू X टेन थीटा, ये फार्मूला मेरे पास आ जाएगा। देखिए, X टेन थीटा। अब ये फार्मूला मैं यदि यूज़ करता हूँ तो क्या हो रहा है? अब देखें, यहाँ पर मुझे H फाइंड करना है तो H मैं फाइंड करूँगा, लेकिन X तो मैंने बेस लेंथ, कहाँ पॉइंट मैंने जहाँ एंगल के लिए जहाँ पॉइंट सिलेक्ट किया था वो हमारी बेस मिल जाएगी, हमें मेज़र कर लेंगे। और थीटा हमने सेकंड से यूज़ कर लिया है, फाइंड कर लिया है। दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे, टेन थीटा की टेबल वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इससे क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा। इस प्रकार से, और ये आपने किया हुआ है लेकिन यहाँ पे इसमें रखा गया है, इसलिए इसे ट्रायंगुलेशन मेथड के अंतर्गत मैंने आपको ये बता दिया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिए, एक पैरेलैक्स ऐसी जो है कंसेप्ट है जो 12th में पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, हमारी आंखें जो दोनों होती है उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को सामने रख के लेफ्ट आई से देखते हैं और राइट आई से देखते हैं, बाद में लेफ्ट आई को बंद करके राइट आई को, और राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई से देखते हैं, तो उसमें ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्प्लेस होता हुआ दिखाई देता है। तो उसको एक निश्चित डिस्टेंस पे, एक फिक्स डिस्टेंस पे ले जाकर देखें तो वो जब सरकती हुई दिखती है वही पैरेलैक्स होता है। तो स्टूडेंट्स, पैरेलैक्स की कंसेप्ट है, पहले वो पढ़ के समझा देता हूँ आपको। पैरेलैक्स समझा देंगे तो पैरेलैक्स मेथड भी समझ में आ जाएगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय लेफ्ट आई एंड देन बाय राइट आई, इट्स पोजिशन अपीयर्स टू बी शिफ्टेड। मैंने आपसे वही कहा कि हम एक बंद करके दूसरी से देखेंगे, फिर दूसरी को बंद करके पहली से देखेंगे तो ये हमको ऑब्जेक्ट शिफ्टेड होते हुए दिखता है।
If any object is seen from two different points of observation, then object appears to be shifted with respect to background. This is called parallax. मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो ऑब्जेक्ट हमको शिफ्ट होता हुआ दिखता है, इस कंडीशन को पैरालैक्स कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज कॉल्ड पैरालैक्स। वो उसकी डेफिनेशन को छोटा शॉर्ट कर दिया, मत शॉर्ट पे ध्यान न दें, लेकिन बड़ी को जरूर लिखें, क्योंकि मेन तो डिफरेंस वो मेन जो है सारा सेंटेंस उसमें लिखा हुआ है जिससे हमें समझ में आता है, तो आप ये इस डेफिनेशन को जरूर लिखें। अब देखिए यहाँ पर आप एक बात देख रहे हैं कि ओ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ देखें आप, और उसको हम एक पॉइंट ए से देख रहे हैं और एक बार बी पॉइंट से देख रहे हैं, तो वो शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है, इधर उधर दिखता है, वो इसका पैरालैक्स होता है। तो यहाँ जो ए से बी की ओर गए हम, तो हम इसको आर्क मान सकते हैं। तो ये आर्क है हमारा, और ये जो दोनों पॉइंट से ये रेडियस बन जाते हैं, बीच में एंगल बन रहा है। तो आर्क और रेडियस में आपको रिलेशन पता है, वही यहाँ मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ आप देखिए, ये इसमें कहा गया है, पहले देख लें, हियर ए एंड बी आर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। ए और बी तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिससे हमें ओ को देखना है। ए बी इज बेस्ट एंड ए ओ बी इज थीटा। तो ए बी हम बेस्ट के रूप में ले रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं, और एंगल तो ए ओ बी दिख ही रहा है यहाँ पे, ए ओ बी। अब लेट ए बी इज आर्क, हमने ये मान लिया कि ए बी बेस है, लेकिन वो आर्क के फॉर्म में, थोड़ी सी सर्कुलर मान लेते हैं इसको, तो वो आर्क है। तो ओ एन ओ बी आर रेडियस, दोनों रेडियस हो गई इसमें यहाँ पे। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल इक्वल टू, तो एंगल क्या है, एंगल है हमारे पास थीटा। आर्क कितनी है, हमने ए बी को आर्क मान लिया है, और रेडियस कितनी है, रेडियस दोनों तरफ से डी दिख रही है। देखिए ए इधर से ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, तो हमने डी लिख दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हमें डी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, डी को इधर ले लेंगे, तो डी को हम शिफ्ट कर देते हैं, तो डी शिफ्ट किया तो ए बी अपॉन थीटा। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, डी रेडियस फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये पैरेलैक्स मेथड है जिससे हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डी हमें पता लग गया कितनी डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हम पैरेलैक्स मेथड से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं इंपॉर्टेंट नहीं होती, कभी पूछी भी नहीं जाती हैं, लेकिन क्या है, देखिए हर चीज़ वो जो पूछी जाए वही पढ़ना ज़रूरी नहीं, कुछ हमें नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए, और पढ़ना ही चाहिए। हमें असिस्टेंट बने, हमें सब चीज़ें आनी चाहिए। तो मैंने इसलिए उन सारे पॉइंट्स को यहाँ कवर कर लिया है जो जनरली अवॉइड कर दिए जाते हैं। ये पॉइंट उन्हीं में से एक है, तो मैंने पढ़ा भी दिया, आपने देख लिया। इसको आप पढ़ लेंगे, 2 बार लिख लेंगे, 3 बार समझ लेंगे, 2-3 बार कर लेंगे जैसे, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। सो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिस टाइम, लेसन गुड बाय।